तो एक बार क्या है, स्वागत है सभी लोगों का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका जीके जीएस एजुकेटर रचित आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर सेकंड, जो कि आपको वर्ग 3 के नए बदले हुए पैटर्न के आधार पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेक्चर 1 आपको अपलोड करा दिया गया है, उसको आप वॉच करेंगे, उसके बाद आप लेक्चर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको पार्ट्स बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें पहले 22 पार्ट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें अमेंडमेंट कर करके आज अपन 25 भाग इसमें प्राप्त कर चुके हैं। तो आज आपसे कोई पूछे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, तो देन योर आंसर विल बी 25 पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट वी स्टार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अपन पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स कितने हैं इसमें? 25 पार्ट्स है ना। तो एक एक करके सारे पार्ट्स अपन देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां अपन एक उनकी अपन जाने लेते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है। जैसे पहला पार्ट है पार्ट 1। आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट 1 का संबंध किससे है, तो बड़े आसान शब्दों में आप याद रखेंगे। पार्ट 1 में लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैंने क्या बोला? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन संघ तथा राज्य क्षेत्र। मैंने क्या कहा? संघ तथा राज्य क्षेत्र। अगर अपन इसके आर्टिकल की बात करें तो इसके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर कुछ बात थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आई, तो सिंपली समझे आप। पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि अपने देश के अंदर किस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, अपने देश के अंदर यूटीज कैसे बनी है, साथ साथ में हम अपने देश के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को कैसे बदल सकते हैं, इनकी बाउंड्री में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इनका नाम कैसे बदल सकते हैं, और साथ साथ उसमें यह भी लिखा है कि हम किसी विदेशी क्षेत्र पर अटैक करके उसको जीत कर इंडियन यूनियन में उसको मिला सकते हैं, है ना। इसके अलावा अपन स्टेट को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली अपन भारत की 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर की सीमा में अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कितने भी स्टेट बनाकर या फिर कितने भी स्टेट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। वो सारी बातें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में लिखी हुई है। ठीक, अपन बात करें अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट हो जाता है पार्ट 2। इस पार्ट का नाम आपसे पूछा जाएगा, इस पार्ट का नाम है सिटीजनशिप। मैंने क्या कहा? सिटीजनशिप, यानी कि अपन कह सकते हैं हिंदी में से नागरिकता। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो सिंपली ये भी आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप का प्रोविजन किया गया है। यहां समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये नागरिकता क्या होती है। देखो, अगर भारत में आपको कोई विदेशी मिल जाए, कोई फॉरेनर मिल जाए, कोई एज अ ट्रेवलिंग के पर्पज से आया हो, है ना, कोई टूरिस्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में अपन उसे भारत का सिटीजन नहीं बोलेंगे, अपन उसे एक व्यक्ति बोलेंगे, है ना, पर्सन बोलेंगे, जो कि इंडिया का पर्सन है या इंडियन पर्सन कह देंगे उसे, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है। हम सब इंडिया के सिटीजन हैं। जिन लोगों का जन्म, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ऐसे सभी बालक जो कि भारत के क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत रहते हैं, जिनके पास वोटर कार्ड या आधार कार्ड में से कोई भी एक आईडी प्रूफ है, ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। और भारत के नागरिक होने के हमें कई फायदे मिलते हैं, कई फैसिलिटीज मिलती हैं, सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलता है, साथ साथ में विभिन्न सरकारी नौकरियों में, इसके अलावा कई प्रकार की योजनाओं में, कई प्रकार की अपन अवसर में, अपॉर्चुनिटीज में अपन पार्टिसिपेट कर पाते हैं। आप कभी चिड़ियाघर या जू घूमने जाते होंगे, या किसी आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को घूमने जाते होंगे, तो वहां आप देखते होंगे आपका टिकट काफी कम होता है, लेकिन वहीं फॉरेनर का टिकट काफी ज्यादा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे एक फॉरेनर के साथ और कैसे एक इंडियन सिटीजन के साथ हम भेदभाव कर देते हैं। तो इंडियन सिटीजन होने के नाते हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। पूछा जाएगा कि हम सिटीजन, अपने पास सिटीजनशिप है, उसका नेचर क्या है, तो अपने पास जो सिटीजनशिप है वो आप याद रखेंगे, वो सिंगल सिटीजनशिप है। कैसी सिटीजनशिप है? सिंगल। आप सोचेंगे सर सिंगल सिटीजनशिप से मतलब क्या है? देखो, हम केवल भारत के नागरिक हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं,
हम ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं। इवन हम किसी भी 28 स्टेट का रेफरेंस लेकर नहीं कह सकते हैं कि हम इस स्टेट के नागरिक हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं हम इंडिया के नागरिक हैं, बिकॉज इंडिया इज द यूनियन ऑफ ऑल स्टेट। भारत सभी राज्यों का संघ है। लेकिन 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 अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अगर अपन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिका के नागरिकों के पास डुअल सिटीजनशिप होती है ना। वहां के जो नागरिक होते हैं उनके पास, जैसे मान लिया कोई न्यूयॉर्क का रहने वाला है तो उसके पास न्यूयॉर्क का भी सिटीजनशिप का कार्ड होगा और साथ साथ में अमेरिका का भी होगा। यानी कि सीधी सी बात बोले, वहां डुअल सिटीजनशिप है। वहां आप स्टेट के नागरिक होने के साथ साथ वहां आप कंट्री के भी नागरिक होते हैं। लेकिन इंडिया में आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। हमारे पास केवल सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक, और सिटीजनशिप को एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, आप भारत के नागरिक तभी तक हैं जब तक आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण या एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। जैसे लेट फॉर एन एग्जांपल, आप कनाडा गए, कनाडा में जाकर आप जॉब करने लगे और आपने समय रहते धीरे धीरे करके वहां की नागरिकता ले ली। अभी तक आप भारत के नागरिक थे। आपने जिस दिन भारत की नागरिकता को ध्यान में ना रखते हुए आपने कनाडा की नागरिकता ले ली, तो जिस दिन आपने कनाडा की नागरिकता ली थी उसी दिन ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना। चाहे आप सरकार को बताएं या ना बताएं, या आप सोचें कि मैं तो इंडिया का सिटीजन हूं, मैंने तो कार्ड मैंने बताया ही नहीं किसी को, लेकिन नहीं, आप जिस दिन, जिस क्षण, जिस वक्त किसी भी बाहर की कंट्री की, किसी बाहर टेरिटरी की सिटीजनशिप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख रहे हो तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। अपन पार्ट 3 की ओर चलते हैं। पार्ट थ्री, अगर पार्ट 3 की बात की जाए तो पार्ट 3 का सीधा सीधा संबंध होता है फंडामेंटल राइट्स से। मैंने क्या बोला? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, है ना। इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, इनको मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इन द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर 6। हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि हमें भारत में कई प्रकार की सुविधाओं को भोगने में मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम सब कानून की नजर में समान हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया या फिर बिजनेसमैन के किसी लड़के ने कोई क्राइम किया तो ऐसा नहीं होगा कि संविधान आपके साथ भेदभाव करेगा। जो पैसे वाला है उसको कुछ स्पेशल दे दे, या जो कम पैसे वाला है उसको कुछ स्पेशल कम कर दे, है ना। तो इक्वल सजा का प्रावधान रहेगा। लेकिन ये कानून आपकी मदद भी करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपको सजा बोली गई है, आपने कोई क्राइम किया है, तो ऐसी कंडीशन में मान लिया जज ने कहा कि आपको एक एक्स नाम की तारीख से आपको 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उस एक्स तारीख को आप बीमार पड़ गए, आपको डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या किसी भी कारण से आपको कोई डिसीज हो गई या अन्य कोई समस्या हो गई। ऐसी कंडीशन में कानून आपकी हेल्प करेगा, आपकी बीमारी का इलाज कराएगा, कानून आपको समझने का प्रयास करेगा। यानी कि कानून आपको कंजर्वेशन भी देता है, कानून आपको संरक्षण भी देता है ना। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा आपकी धर्म, जाति, लिंग, रेस, कास्ट, रीजन के बेसिस पर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ साथ में आपकी प्राइवेसी को कोई नहीं छीनेगा, साथ साथ में आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, आपकी कोई तस्करी नहीं करेगा, आपको किसी भी प्रकार के धर्म को मानने से नहीं रोका जाएगा, आप किसी भी धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं, चाहे आप IIT एजुकेशन लें, चाहे आप IIT की, चाहे आप मेडिकल की, चाहे आप किसी भी ह्यूमैनिटीज की, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो आप ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इतनी पावर्स आपको दी गई है पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 का सीधा सीधा संबंध किससे है? फंडामेंटल राइट्स से है। और एक मजे की बात, आज अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन अपन थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो अपने पास पहले 6 फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। अपने पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स या 7 मौलिक अधिकार थे। अब आप कहेंगे हमने सर 6 तो सुने हैं, लेकिन एक कौन सा था? तो मैं लिखे देता हूं उसको यहाँ पर, हालांकि इसको अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक अधिकार हुआ करता था, इसका नाम था
राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने क्या कहा? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन करके इसको खत्म कर दिया गया। तो याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। If somebody asks you what was the constitutional amendment by which right to property was removed, was terminated, then your answer will be by 44th Constitutional Amendment Act 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इस अधिकार को रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, रिमूव्ड। तो आज कितने हैं? 7 हैं। ठीक, आगे चलते हैं अपन। अगला पार्ट है अपना पार्ट 4। कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। पार्ट 4 का संबंध किससे है? तो बड़ा ही सिंपल है इसका आंसर। इसका संबंध है डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, है ना। इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं डीपीएसपी। मैंने क्या कहा? इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। अब आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं? देखो, पहले तो अपन ये जानते हैं कितने से कितने आर्टिकल में लिखे हैं। आर्टिकल 36 से लेकर, इसका आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनका प्रोविजन किया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, का प्रावधान किया गया है। अब आप सोचेंगे सर कि इसका मतलब क्या है? तो देखो, बहुत ध्यान से सुनना। संविधान के द्वारा राज्य से एक अपेक्षा की जाती है कि वहां के नागरिकों के कल्याण के लिए, वहां के सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उनका इकोनॉमिक, उनका पॉलिटिकल, उनका कल्चरल, उनका एजुकेशनल, हर तरीके से उनका वेलफेयर हो, इसको लेकर कुछ बातें कही गई हैं जो कि एक स्टेट की ड्यूटी होगी कि वहां के सिटीजन को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे, लोगों को कम से कम उनको रोजगार उपलब्ध कराए, उनको मिनिमम वेजेस मिले, है ना, और उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, डिस्पेंसरीज बनाई जाए, है ना, इसके अलावा उनके लिए शांति सुरक्षा बना के रखे। ये सारी की सारी बातें लिखी हैं डीपीएसपी में। लेकिन 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 अगर स्टेट आपको ये सारी चीजें नहीं देता है तो वो कंपलसेट नहीं है बिल्कुल भी। आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और याद रखें, फंडामेंटल राइट्स यदि आपको नहीं दिए जा रहे हैं तो आप उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आप न्यायालय को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यदि डीपीएसपी अगर आपको नहीं दिए जा रहे हैं तो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। ये किसी भी न्यायालय में चुनौती के योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, साफ साफ इनका स्टेटमेंट होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट एंड पॉलिसीज, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि सर ये डीपीएसपी क्या अपने संविधान में पहले से ही थे? देखो, दरअसल में जब संविधान बना रहे थे तो अपन ने कई देशों का संविधान उठा के रखा था, है ना। तो कई देशों का जब संविधान रखा था तो उसी में एक संविधान हुआ करता था, आयरलैंड का संविधान। किसका था? आयरलैंड का। तो आपसे पूछेंगे कि डीपीएसपी की जानकारी जो है अपने संविधान में, इसको कहां से कॉपी किया गया है, तो सिंपली इसका आंसर होगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कॉपी किया है अपन ने। ठीक है, मैंने क्या कहा? आयरलैंड का। पता आपको, आयरलैंड ने तो इसको खुद स्पेन से कॉपी किया है। कहां से किया है? स्पेन से। तो उम्मीद करते हैं पार्ट पहले आपको यूनियन टेरिटरी, पार्ट 2 में आपको सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं अपन। अगला पार्ट है अपना पार्ट 4A। मैंने क्या कहा? पार्ट 4A। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने पार्ट 4 लिखाया था, अब ये पार्ट 4A कैसे आ गया? तो हाँ, ऐसे ही अपने अंदर पार्ट्स हैं, पार्ट 9A 9B ऐसे भी पढ़ेंगे आप। ये अंदर के पार्ट्स हैं इनको, लेकिन पार्ट्स अलग तरीके से इनको भी गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया। पार्ट 4A इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने क्या कहा? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेंगे, इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। आपसे कोई पूछे कि हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और इसकी जानकारी कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो केवल एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में। किसमें है?
आर्टिकल 51A में इसकी जानकारी लिखी हुई है। अब आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, तो देखो मौलिक कर्तव्य संविधान नागरिकों से कहता है कि आप देश के प्रति सम्मान भाव रखें, आप नेशनल फ्लैग का सम्मान करें, आप नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग का सम्मान करें, आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व या उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं को आप ठेस पहुंचाएं, आप जानवरों के प्रति आदर भाव रखें, है ना, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा दें, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर चीजों को करें, है ना, ये सारी बातें लिखी हैं। तो संविधान सॉरी देश के नागरिकों से भी इस चीज को एक्सपेक्ट करता है कि आप बदले में देश को कुछ दें, आप देश का सम्मान करें, देश की जो भी आपको स्मारक दिखते हैं, जैसे कोई किला है ना, कोई आप म्यूजियम है, तो उसका आप ऐसा नहीं उसका आप दुरुपयोग करें, उसको आप संजो के रखें, है ना, लोगों में भाईचारा विकसित करें, ब्रदरहुड को बढ़ावा दें, सब मिलजुल कर रहे हैं, है ना, लड़ने की भावना का त्याग करें। ये सारी बातें लिखी है मौलिक कर्तव्य में। तो ऐसे मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं। और याद रखना है मौलिक कर्तव्य अपने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, रूस के संविधान से लिया है इनको। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ये कहां से लिए अपन ने, तो इसको रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जब लिया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, शुरू में तो नहीं थे, तो जोड़ने के लिए अपने संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था। तो आप अमेंडमेंट यानी संशोधन, मैंने आपको बताया है ना कौन सा संशोधन हुआ था, तो आपसे कोई पूछे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया, है ना। कौन सा है? 42वां। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समस्या नहीं होगी। पार्ट 5 की ओर चलते हैं। पार्ट 5 भाग 5। भाग 5 का नाम है, बड़ा सिंपल नाम है इसका, इसका नाम है द यूनियन। क्या नाम है इसका? द यूनियन। हिंदी में इसको बोलते हैं संघ। संघ। अच्छा, आप कहेंगे सर आप इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल है? तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसमें जानकारी लिखी हुई है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसमें जानकारी लिखी हुई है द यूनियन में। और आपको पता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का ये सबसे बड़ा भाग है, हमारे संविधान का ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाग है हमारे संविधान का। ये इतना बड़ा पार्ट है ना कि आप कह सकते हैं कि जब पॉलिटी को पढ़ते हैं ना तो अकेला 40% तो यही कवर कर लेता है। सोच के देखो आप, 25 भाग में अकेला 40% यही है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा काफी, है ना। अब आप कहेंगे सर ये द यूनियन का मतलब हमें कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें अपन पढ़ता क्या पढ़ते हैं? केंद्र के बारे में, संघ के बारे में। इसमें अपन पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। इसमें अपन पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इसमें अपन पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। इसमें अपन पढ़ते हैं पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, है ना। और इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ते हैं? अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। मैंने क्या कहा? भारत का महान्यायवादी, जिसका प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। और इसमें अपन पता क्या पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आपको पता होगा इसी में अपन पढ़ते हैं सीएजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सीएजी के बारे में। इतनी सारी बातें अपन इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? द यूनियन जो पार्ट का नाम है, इसमें अपन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, ये सारी की सारी बातें अपन पढ़ते हैं, है ना। एक आपको रफली आइडिया दे देता हूं। प्रेसिडेंट की जानकारी आर्टिकल 52 में, पीएम की जानकारी आर्टिकल 74 में, काउंसिल ऑफ, हाँ इसमें अपन वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ते हैं, वो छूट गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट को भी इसमें पढ़ा जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़ते हैं अपन। पार्लियामेंट की जानकारी अपन आर्टिकल 79 में, अटॉर्नी जनरल की जानकारी आर्टिकल 76 में, सुप्रीम कोर्ट की जानकारी आर्टिकल 124 में, और वहीं अपन पढ़ते हैं कैग यानी कि सीएजी की जानकारी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के तहत अपन इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए आप
अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो भारतीय संविधान का ये सबसे बड़ा भाग है ना। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी सी बातों को आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और लिखेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। और मैंने गत वर्षों के पेपर का जब विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि ज्यादातर पेपरों में इन पार्ट से संबंधित एक नया क्वेश्चन मिला है। पेपर में आता है कि पार्ट 9 का संबंध किससे है, पार्ट 6 का संबंध किससे है, पार्ट 4 का संबंध किससे है। तो हो सकता है कि आपको बहुत आसानी से एक क्वेश्चन को टिक करने में बड़ी आसानी हो जाए। ठीक, तो इसको लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 6 की ओर। पार्ट 6 की ओर, पार्ट 6 में लिखा हुआ है द स्टेट। मैंने क्या कहा? द स्टेट, यानी कि इसमें लिखा हुआ है राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के। और राज्य की जानकारी आर्टिकल आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक की गई है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक की गई है। किसकी जानकारी? राज्य की जानकारी। और आपको पता है, जैसे अपन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं, यूनियन में जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंट होती है, ऐसे ही तो अपन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। भारत में 28 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में भी तो होती है कुछ पोस्ट, जैसे पूरे केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? प्रेसिडेंट। ऐसे राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? गवर्नर, राज्यपाल। जिसमें अपन पता क्या पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में, है ना। इसमें अपन पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में। और इसमें अपन पढ़ते हैं राज्य की मंत्री परिषद के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में। इसमें अपन पढ़ते हैं महाअधिवक्ता के बारे में, महाअधिवक्ता। अब आप कहेंगे सर महाअधिवक्ता तो हम जानते ही नहीं क्या होता है। तो हम बताएंगे आपको क्या होता है, तब बताएंगे आपको। इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। अच्छा, इसमें अपन पता और क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। किसके बारे में? हाई कोर्ट्स के बारे में। और इसके अलावा अपन इसमें पता क्या पढ़ते हैं? इसमें अपन पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। और साथ साथ में अपन पता है इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन और पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, है ना, जिसको अपन बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इतनी सारी चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं पार्ट 6 में। पता पार्ट 6 भी बहुत बड़ा है, लेकिन पार्ट 5 से छोटा है ना, लेकिन पार्ट 6 बड़ा है। ठीक है, अब पार्ट 6 की बात की जाए तो इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन पता आपको, अच्छा राज्यपाल, कुछ लोग सोच रहे होंगे बेटा इसी को गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गवर्नर। तो राज्यपाल जो होता है राज्यपाल की जानकारी अनुच्छेद 152 में मिलती है, देखने 153 में मिलती है। कौन से आर्टिकल मिलती है? 153 में, 153। जो गवर्नर होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की पोस्ट थी ही नहीं। असल में अपन ने इस पोस्ट को एडॉप्ट किया है, इसको ग्रहण किया है। तो कोई पूछे कि गवर्नर की पोस्ट को अपन ने कहां से कॉपी किया है, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। कहां से किया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको लिखें, इसको लिखें फटाफट से। अच्छा, लिख लिया होगा। ठीक है, पार्ट 7 की ओर चलते हैं। पार्ट 7, पार्ट 7 जैसे लिखा हुआ है, इसमें अपन पढ़ेंगे, हाँ हाँ हाँ, पार्ट 7 में कैटेगरी बी स्टेट्स, कैटेगरी बी स्टेट्स, बी स्टेट्स। अब आप कहेंगे सर हम तो कैटेगरी बी स्टेट्स जानते ही नहीं है, हमें जरा बता दो थोड़ा सा क्या होता है। तो देखो,
जब अपना देश आजाद हुआ था ना बेटा, तो उस समय अपने पास 4 कैटेगरी के स्टेट हुआ करते थे। कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, समझना ध्यान से। एक थे अपने पास टाइप ए, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। 4 प्रकार के स्टेट थे। आज तो आप 28 राज्य देखते हैं अपन, लेकिन सब अब एक ही टाइप के हैं, सब यूनियन है, इंडिया यूनियन का पार्ट है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, टाइप ए कैटेगरी में आते थे ब्रिटिश प्रोविंस। क्या आते थे? ब्रिटिश प्रोविंस, है ना। टाइप बी में आते थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। टाइप सी में आते थे अपने कौन से? चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी। और टाइप डी में आते थे अंडमान एंड निकोबार। अब हिंदी वाले बच्चे कह रहे होंगे सर मुझे कुछ बात बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, कि मैं तो हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, बोला हूँ बहुत प्यारा हूँ, छोटा सा हूँ, तो उनको भी आ जाएगी। पर टाइप ए में हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, मैंने क्या कहा? ब्रिटिश प्रांत। टाइप बी में हुआ करते थे जो राजपूतों वाले क्षेत्र हुआ करते थे, या रजवाड़े हुआ करते थे, रजवाड़े, जहां राजाओं का शासन चलता था, है ना। और टाइप सी में आते थे मुख्य मुख्य कमिश्नरी, है ना, मुख्य संभाग कह लो इनको, है ना। और टाइप डी में आते थे अंडमान और निकोबार। अब आप कहेंगे सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। तो देखो, जब देश आजाद हुआ था ना, तो ब्रिटिश प्रोविंस तो चलो ठीक है, ये इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे, संभाग भी ठीक है अंडमान निकोबार। लेकिन जो रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, या राजाओं का शासन चलता था, अभी भी राजा बैठते थे देश आजादी के समय भी। तो जैसे जूनागढ़ रियासत वगैरह हुआ करती थी, है ना, कई क्षेत्र हुआ करते थे। तो अब इन रियासतों पर रजवाड़े, रियासत कह लो इनको, चाहे रियासत भी लिख सकते हैं इसको, अपन क्या लिख सकते हैं? रियासत, इसको अपन रियासत भी लिख सकते हैं। अब इन क्षेत्रों पर राजाओं का शासन रहे देश आजादी की बात, तो कुछ अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि इंडिया एक यूनियन है, सारे जो उसके क्षेत्र है सब एक यूनियन का हिस्सा रहे, एक गवर्नमेंट का शासन हो तो वो ज्यादा अच्छा है। राजाओं का शासन कुछ अच्छी चीज नहीं है आजादी के बाद। तो अपन ने क्या किया, इन जो कैटेगरी बी स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट, इनको उठा के एक नया पार्ट बना दिया, पार्ट 7। तो इसमें कैटेगरी बी स्टेट्स के बारे में लिख दिया अपन ने, बहुत सारी जानकारी लिख दी। लेकिन पता होता क्या है, शुरू में 1950 से तो लगातार कैटेगरी बी स्टेट्स चले चले आ रहे थे, रियासतें, देसी रियासतें। लेकिन इसके बाद होता क्या है, आगे चल के एक अमेंडमेंट करेंगे अपन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और इस अमेंडमेंट करके पता क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे, रिमूव्ड, हटा देंगे, ताकि अपने देश में प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतें ना रहें, वो पूरी एक सरकार का शासन चले, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा क्या पार्ट 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल भी नहीं करता। पार्ट 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल नहीं करता। तो आप याद रखेंगे अपने में कौन सा पार्ट, पार्ट 7 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 1950 में देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, अगले ही 6 साल बाद इसको हटा दिया गया। समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना। अगला अपन चलते हैं पार्ट 8, पार्ट 8। अच्छा, इसकी जानकारी थी आर्टिकल 238 में। कौन से आर्टिकल में थी? 238 में। 238 को टर्मिनेट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, है ना, पार्लियामेंट। हाँ, अगला पार्ट, सॉरी, पार्ट अपन अगला लिखने जा रहे हैं, पार्ट 8। कोई पूछे आपसे पार्ट 8 में क्या लिखा है, तो उसमें इंफॉर्मेशन अबाउट यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज के बारे में जानकारी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, दिल्ली है, इसके अलावा चंडीगढ़ है ना, दादर नागर हवेली है, इन केंद्र शासित प्रदेशों पर कैसे प्रशासन चलेगा, इनकी न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी, और यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन किस तरीके से अप्लाई होंगे, और कहाँ कहाँ विधान परिषद है, कहाँ नहीं होंगी, कैसे मुख्यमंत्री का शासन चलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है ना, डेप्यूटी गवर्नर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, इन सारी बातों की जानकारी किस पार्ट में लिखी है? पार्ट 8 में। इसमें केवल यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है।
अगला है अपना पार्ट 9। पार्ट 9, कोई पूछे पार्ट 9 में क्या लिखा है? पार्ट 9 में लिखा है पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत होती है ना, जैसे राजस्थान के नागौर में पहली पंचायत बनाई गई थी 2 अक्टूबर को, तो पंचायत के बारे में जानकारी मिलती है पार्ट 9 में। और पार्ट 9 में जो पंचायत के बारे में जानकारी लिखी हुई है, आपसे ये भी पूछेंगे ये कौन से आर्टिकल में है। अच्छा हाँ, इसका आर्टिकल लिखेंगे आप। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक, है ना। यूनियन टेरिटरी की जानकारी आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। और पंचायतों की जानकारी आर्टिकल 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक की गई है, ओ तक, है ना। इसके अंदर आर्टिकल A B C D E F G H I J K L M N O तक जाते हैं, है ना। आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 बी अपन पढ़ेंगे, तो ओ तक किया गया है ना। इस पार्ट को भी अपन ने बाद में जोड़ा है, तो आपको याद रखना है इसको कब जोड़ा है अपन ने। तो एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992, इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन, है ना। इसके बाद अपन पार्ट 9A की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा पार्ट 9। अगला पार्ट है अपना पार्ट 9A। पार्ट 9A, इसमें लिखेंगे अपन पार्ट 9A में, इसमें लिखा हुआ है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज यानी कि इसको अपन बोलते हैं नगर पालिका। क्या कहते हैं? नगर पालिका। कोई पूछे कितने से कितने आर्टिकल तक, तो इसका आर्टिकल ही बहुत याद रखेंगे आप, है ना। कितने से कितने आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 243 से लेकर 243, सॉरी 243 पी से लेकर, देखो उसको ओ पे खत्म किया था अपन ने, है ना। अगर अपन अल्फाबेट देखें तो ओ पे खत्म किया था, ओ के बाद क्या आता है? तो पी। तो आर्टिकल 243 पी से लेकर, और ये भाई साहब के आर्टिकल खत्म ही नहीं हुए, 245 जेड, और जेड के बाद भी इसके अंदर भी सीडी पे चले गए जेड जी तक। इतने आर्टिकल्स रखे हैं। और पता है इसको भी अपन ने बाद में जोड़ा था, तो पूछे कब जोड़ा था? एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970, सॉरी 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 1992, है ना। यानी कि अपन कह सकते हैं 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट है अपना पार्ट 9B। पार्ट 9B, अब पूछे आपसे पार्ट 9B में क्या है, तो आपको याद रखना है पार्ट 9B में लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज यानी कि सहकारी संगठन। ये क्या होते हैं? अपन जब पार्ट चालू करेंगे तो बहुत बखूबी डिटेल से इसको समझेंगे अपन। पूछेंगे इसका प्रावधान कितने से कितने आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक, है ना। इतने आर्टिकल, इसको भी जोड़ा गया था, तो इसको लिखेंगे एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 2011 में। लिखो फटाफट से।
उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो अगला पार्ट चलते अपन, पार्ट 10। पार्ट 10 भाग 10 में लिखा हुआ है आपके लिए, आपको याद रखना है। इसमें आपको लिखा है शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, है ना। इसको हिंदी में बोल देंगे अपन अनुसूचित, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। देखो आर्टिकल तो सिंपली याद रख सकते हैं अपन, ये 243 पे खत्म हो रहा है, ये 244 से चालू हो जाता है। आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 ए तक, है ना, 244 ए तक। ठीक, अगला पार्ट है पार्ट 11। पार्ट 11, पार्ट 11 में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा ऐसे लिखेंगे अपन, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हिंदी में लिखेंगे इसको, केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक एवं विधायी संबंध, विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। सिंपल से इसका मतलब यह है कि कैसे केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासन और विधायी संबंध काम करेंगे। अगर सेंटर रूल बना देता है तो कैसे एप्लीकेबल रहेगा, स्टेट बना देता है तो कैसे एप्लीकेबल रहेगा। और इसी में साथ साथ में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून कैसे बनते हैं, और यूनियन लिस्ट में जो कि 97 सब्जेक्ट है उस पर कानून कैसे बनते हैं, स्टेट लिस्ट के 62 सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट के 52 विषयों पर कैसे कानून बनते हैं, वो सारी जानकारी इस पार्ट में लिखी हुई है। अगला पार्ट है अपना पार्ट 12। पार्ट 12, पार्ट 12 की बात करी जाए तो उसमें लिखा है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र तथा राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंध, पैसों के लेन देन को लेकर कैसे फाइनेंस कमीशन काम करेगा, वो सारी जानकारी। अच्छा हाँ, आर्टिकल आपके लिए छूट गए इसमें, तो इसमें आर्टिकल यहां से अपन उठाएंगे 245 से आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक, और इसमें अपन जाते हैं आर्टिकल 263 से लेकर आर्टिकल 263 से लेकर आर्टिकल 300 ए तक, है ना। और इसी पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 के तहत इसी में अपन पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में, और साथ साथ में इसी में अपन पढ़ेंगे भारत के पास जो कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, और इसके अलावा भारत के पास पब्लिक अकाउंट फंड होते हैं जो जिन्हें हिंदी में संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि के नाम से जाना जाता है। और संचित निधि से भारत सरकार के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरीज दी जाती हैं। लोक लेखा निधि से आपको पता होगा सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, पुलों का निर्माण कराया जाता है। वहीं आकस्मिक निधि से आपदा के समय जैसे कोई महामारी आ जाती है, कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है, कोई पेंडेमिक आ जाती है, जैसे कोविड पेंडेमिक टाइप की, इस टाइप की, ऐसे संबंध में लोगों को जो राहत पहुंचाई जाती है, या देश में जब आपातकाल लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो धनराशि जहां से विड्रॉ करी जाती है वो कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक फंड होता है। वो सारी जानकारी पार्ट 12 में लिखी हुई। ठीक है, समय की बाउंडेशन होने के कारण बचे हुए पार्ट्स को अपन अगले लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे भी क्लासेस रहती हैं दूसरी, तो उन सबको ऑर्गेनाइज करना रहता है। तो इसी क्रम में आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं।
ठीक है, जितना भी अपन ने पढ़ा है इसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं गत वर्षों के पेपर का विश्लेषण करने पर पता चला कि इस पार्ट से एक नया क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में मिलता ही है, और वर्ग 3 पीजीटी टीजीटी केवीएस के ना जाने कितने एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे और एक अच्छी सी कोई भी बुक से मल्टी चॉइस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ठीक है, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड नाइट फ्रॉम माय साइड, बाय एंड टेक केयर।